हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू म्यूजियल AIS। आज की डेट है 2 नवंबर 2020। मेरा नाम है मोहित चौहान और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू एनालिसिस। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, द हिंदू जो है ये आपके की स्टोन है यूपीएससी प्रिपरेशन का। और इसको मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा बोर फील करते हैं जब ये पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए होता है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है आपको द हिंदू पढ़ने के लिए। और हम यही कोशिश करेंगे कि इन सेशंस को हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएं, अच्छे से डिस्कस करें। और मेरा पूरा फोकस होगा इसमें हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला सके अपने टॉपिक्स में। और देखिए, जो द हिंदू हमारा डिस्कशन होगा ये मोस्टली प्रीलिम्स फोकस्ड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, विच इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़ फॉर आवर इकोनॉमी। पहली न्यूज़ है जीएसटी इनफ्लोज क्रॉसेस 1 लाख करोड़ इन अक्टूबर। देखिए, न्यूज़ क्या है कि अभी रिपोर्ट आई है कि जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 10.25% बढ़ा है। और लास्ट मंथ के कंपैरिजन में ये 10.01% बढ़ा है। अक्टूबर का जो जीएसटी कलेक्शन रहा है ये ऑलमोस्ट रहा है 1,05,155 करोड़। और देखिए, गवर्नमेंट इससे काफ़ी हद तक खुश है, क्योंकि रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं। और इसमें देखिए काफ़ी लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं। देखिए, CIA ने भी ये बोला है कि जो ये जीएसटी इनफ्लोज हैं ये हमें कंसीडर नहीं करनी चाहिए कि ये एक रिटर्न टू नॉर्मलसी है। हमें इंतज़ार करना चाहिए नवंबर एंड दिसंबर का, कि उस टाइम तक हमारा कितना ग्रोथ रहता है। टैक्स एक्सपर्ट का दूसरी तरफ ये कहना है कि इसी हिसाब से अगर हमारी ग्रोथ होती रही तो हमारा जो शॉर्टफॉल जीएसटी कंपनसेशन में था 2.3 लाख करोड़ का, उसे हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ICRA के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट ने ये बोला है ग्रोथ जो है वो इस वजह से है क्योंकि अभी जैसे फेस्टिव सीज़न आने वाला है, फेस्टिव सीज़न लाइक दिवाली, नवरात्रा, इसकी वजह से लोगों ने अपनी इन्वेंट्री क्रिएट कर ली है। और काफ़ी कंपनीज़ ने अपने सेल्स इनवॉइसेस को भी काफ़ी ज़्यादा पुश किया है, क्योंकि उनका काफ़ी टाइम से जो मार्च से डिमांड थी, उन्हें लग रहा था कि डिमांड आएगी और वो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाई। तो उन्होंने सोचा कि वी शुड फुलफिल दिस डिमांड एज इट इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। लोग अपनी परचेजेस करेंगे तो हमें जो पिछला बैकलॉग है उसे पूरा करना है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक फ्रंट पेज पे ही एक न्यूज़ थी, लोकल विजिटर्स फिल्स टूरिस्ट स्पेस इन काजीरंगा। लिए हुआ क्या है, काजीरंगा में आप भी जाते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो होता है ऑफ टूरिस्ट्स का, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट हो। तो अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क बंद पड़ा था। तो अब जब लॉकडाउन खुला है तो लोकल्स ने काजीरंगा नेशनल पार्क में आना स्टार्ट कर दिया है। तो वही चीज़ ये दिखा रहे हैं कि 60 to 40 पर डे एंट्री कर दी गई है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। देखिए, हमें ऐसा इसमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मेन ये जानना है जिसमें लोकेशंस दे रखी हैं। जितनी भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, जैसे कि मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, तो हम इनकी लोकेशन जान लेते हैं। ये मानस नेशनल पार्क ये आपका असम में सबसे ईस्टर्न पार्ट में सबसे वेस्टर्न पार्ट में पड़ेगा, जो कि आपका बॉर्डर करता है विद भूटान। मानस नेशनल पार्क बेसिकली इसका काफ़ी कम हिस्सा इंडिया में है, पर मोस्ट ऑफ द इसका पार्ट भूटान में है। दूसरा आता है हमारा ओरांग नेशनल पार्क, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। थर्ड है आपका नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड दिब्रू साइखोवा, यह सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है और यही आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, जैसे नामेरी नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे है, तो ये आपका करेक्ट है। सेकंड होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपके नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र पे है, तो वो गलत होगा क्योंकि ये सदर्न बैंक पे है। सेम दिब्रू साइखोवा ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ब्रह्मपुत्र पे है।
आगे आते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में है, जो कि वेरी पुअर है दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में। देखिए न्यूज़ क्या है कि अभी लास्ट 2 डेज़ में विंड ठीक ठाक चली है NCR में, बट स्टिल देर इज़ नो साइंस ऑफ रिस्पाइट इन दिल्ली NCR रीजन। और यहाँ पे आपका पॉल्यूशन आप देख सकते हैं कितना है। सबसे ज़्यादा है ग्रेटर नोएडा में, देन नोएडा में, गाज़ियाबाद एंड दिल्ली में। इन सब एरियाज से काफ़ी कम है। देखिए CPCB ने रिवील किया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद में ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में ये सारे एरियाज़ आते हैं। का मेन रीज़न क्या है कि इतनी मतलब हवा चलने के बावजूद आपका ये जो एयर पोल्यूशन है ये एज इट इज़ बना हुआ है। देखिए इसके 2 रीज़न्स हैं कि स्टबल रिलेटेड, जो आपके स्टबल बर्निंग होती है उससे रिलेटेड जो इंट्रूजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, और जो भी आपका पॉल्यूटेंट्स हैं वो ट्रैप हो गए हैं बिकॉज ऑफ लो विंटर टाइम बाउंड्री लेयर हाइट्स में। होता क्या है बेसिकली, नॉर्मल डेज हमारा जो नॉर्मल पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, हमारे नीचे वार्म एयर होती है, एज वी गो अप आवर एयर टेंड टू कूल डाउन, तो उसके बाद कूल होती है और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसका रेट क्या है, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे नीचे की जो एयर है वो कूल हो जाती है एज विंटर अप्रोचेस, और ऊपर की लेयर थोड़ी वार्म रहती है। क्योंकि कूलर एयर डेंसर होती है तो वो लाइटर एयर से ऊपर नहीं जा पाती है, एंड इट क्रिएट्स अ डोम इफेक्ट। इससे जो भी हमारा पोल्यूशन है वो ट्रैप हो जाता है। आगे आए थे सफ़र। सफ़र का अगर हम इसकी खुद फुल फॉर्म पढ़ें तो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये तीनों काम करिए। एयर क्वालिटी का सिस्टम देखिए है, वेदर फोरकास्टिंग करते हैं हम इससे, और रिसर्चेज भी करते हैं। सफ़र इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा इनिशिएट किया गया था, और ये सिस्टम डेवलप किया गया था IITM पुणे एंड IMD के द्वारा। IMD क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये रियल टाइम बेसिस पे आपका एयर क्वालिटी को बताता है और वेदर, और ये फोरकास्ट भी करता है नेक्स्ट 72 आवर्स, जैसे कि हमने देखा है वेदर फोरकास्टिंग। और इसमें हम कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इसी में से बनते हैं। पहला पॉल्यूटेंट हमारा PM1, PM2.5, PM10, ओजोन। ओजोन ये ग्राउंड लेवल ओजोन की बात कर रहे हैं। कार्बन ऑक्साइड्स और NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में आपका कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन जिसे आप CH4 भी बोलते हैं, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेंजीन एंड मर्करी। सफ़र इनिशिएटिव जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट है एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का, जो कि आपका दिल्ली में ऑपरेट होता है। मेट्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी पैरामीटर डिसाइड करे हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, इवन सोलर रेडिएशन तक की बात कर लेते हैं। देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है कि AQI क्या है, सफ़र क्या है। AQI रिलीज़ किया जाता है CPCB के द्वारा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एज नेम शोज इट इज़ एन इंडेक्स। इसे हम एयर पोल्यूशन इंडेक्स और पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड इंडेक्स भी बोलते हैं। AQI सिवियरिटी ऑफ पोल्यूशन को नापता है। ये इंडेक्स यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ एयर एट अ गिवन लोकेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। इट ऑल्सो मेजर्स द सिवियरिटी ऑफ द पोल्यूशन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पढ़ा था AQI को रिलीज़ कौन करता है, CPCB। थोड़ा CPCB के बारे में जान लेते हैं।
CPCB एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1974 में अंडर वाटर PCPA इंटरेस्ट कर दिया गया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। आप इसे याद रखेंगे, पहले हमारा वाटर पोल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था और उसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया 1981 में। CPCB का स्ट्रक्चर क्या है? CPCB में एक चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी होता है और अदर मेंबर्स होते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ CPCB के बारे में जान लेते हैं। ये एडवाइस करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिलेटेड टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन। हमने देखा इधर CPCB को दो तरह की पावर्स दी गई हैं, वाटर और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन में। ये प्लान करता है वेरियस प्रोग्राम एंड कंट्रोल प्रिवेंट एयर एंड वाटर पोल्यूशंस। प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, कलेक्ट, कंपाइल और पब्लिश करता है डेटा रिलेटेड टू पॉल्यूशन। मैनुअल प्रिपेयर करता है, गाइडलाइंस बनाता है, किस चीज़ से रिलेटेड? डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट से रिलेटेड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए अभी हुआ क्या है, आप भी जानते हैं आजकल साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसी को कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट्स को बोला है कि भाई आप जितने भी आपके साइबर क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे, उनमें आप FIR की जो संख्या है वो थोड़ी बढ़ाइए। बेसिकली होता क्या है, लोग रिपोर्ट तो करते हैं केसेस, पर जो आपके अथॉरिटीज़ हैं वो FIR रजिस्टर नहीं करती हैं। इससे होता क्या है, ये भी न्यूज़ आई कि पिछले सालों में 2 लाख कंप्लेंट्स में सिर्फ 5,000 केस ही रजिस्टर किए गए हैं, मतलब कि 5,000 केसेस में FIR लॉन्च हुई है। आप रेशियो देख सकते हैं, 2.5% ऑफ टोटल कंप्लेंट रजिस्टर्ड कन्वर्टेड इनटू FIR। काफ़ी ज़्यादा लो कन्वर्जन रेशियो है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी कृष्ण रेड्डी ने ये बताया है, लास्ट ईयर राज्यसभा में ये बताया था कि अगस्त 30, 2019 से लेके जनवरी 30, 2020 में सिर्फ 790 FIR रजिस्टर हुई हैं 33,152 साइबर क्राइम इंसिडेंट्स में। और ये डेटा कंपाइल किसके द्वारा किया जाता है? NCRB के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और ये क्या बताता है? साइबर क्राइम हमारा इंक्रीज़ हुआ है 63.5% इन द ईयर 2019। अगर हम प्रीवियस ईयर के मुकाबले देखें, 2018 में 27,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे और 2019 में 44,546 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इसका वन ऑफ द मेन रीज़न है अवेयरनेस। लोगों को पता पड़ रहा है कि उन्हें साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो रिपोर्ट कहाँ पे करने हैं। और देखिए जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें से 60.4% ऑफ द केसेस जो हैं वो मोटिव ऑफ फ्रॉड से हैं। जो भी आपके पास वेग फ़ोन कॉल्स आती हैं या फिर OTP, जैसे आपसे OTP मांगते हैं, और RBI इस पे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहा है। 5.1% केसेस में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। 4.2% केसेस डिसरेप्यूट से रिलेटेड है। ये सब आपको डेटा ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सिर्फ मेंस बस वैल्यू एडिशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए दिल्ली में स्पेसिफिकली एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है इस पोर्टल के द्वारा। किस पोर्टल के द्वारा? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के द्वारा। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जो भी आपके फाइनेंशियल साइबर क्राइम फ्रॉड्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट करना है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट करेगा केस टू कंसर्न बैंक एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। जो भी आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनको ये केस आगे पहुंचाएगा। और इसमें आपका मनी रिट्रीविंग का भी प्रावधान है
और लीगल एक्शन एज पर लॉ भी आप ले सकते हैं। एनसीआरपी के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है देखिए फर्स्टली आपका बनाया गया था 2018 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में, पर ये लॉन्च हुआ है अगस्त 30, 2019 में। जब ये 2018 में बना था तब ये सिर्फ जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल हरेसमेंट और क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड ही केसेस को केटर करता था। इसका एम क्या है? वो है आपका साइबर क्राइम वॉलंटियर्स को बढ़ावा देना। जो आपके गुड समैरिटन्स हैं, गुड समैरिटन्स कौन होते हैं? जो हमारे गुड सिटीजन्स हैं, वो रजिस्टर हो सकें एज अ साइबर क्राइम वॉलंटियर। और उसमें उनका क्या काम रहेगा? जो भी आपके अनलॉफुल कंटेंट है उनको फ्लैग करना। फ्लैग करना मतलब बताना कि यहाँ पे ये अनलॉफुल कंटेंट पड़ा है ऑनलाइन। आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट करना जो भी इलीगल और अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट है उनको किसी भी वेबसाइट से। और देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट्स हैं, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फॉरेन स्टेट हो, अगर आप किसी फॉरेन स्टेट से हमारे जो रिलेशंस हैं उनको डिसहार्मोनाइज करता है तो, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी, अगर कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करता है, को चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ से रिलेटेड कोई भी मटेरियल हो, इनसे रिलेटेड आप कोई भी मटेरियल आपको ऑनलाइन मिलता है तो आप उसे फ्लैग कर सकते हैं। देखिए ये कहानी तो 73 साल पुरानी है, पर रिसेंटली में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक परमिशन दे दी है कि वो गिलगिट बल्तिस्तान में इलेक्शन कंडक्ट करवा सकता है। और इसी का सहारा लेते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, पर वो कोविड-19 की वजह से उन्होंने डिले कर दिया है। देखिए हम पढ़ चुके हैं, इलेक्शन के लिए मंजूरी दे दी थी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इलेक्शन के लिए अनाउंस कर दिया था। और इसी को लेके इंडिया ने पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको तलब किया था और अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च करवाया था। इसमें दे रखा है आपके इलेक्शन होने थे अगस्त 18 को, बट वो पोस्टपोन कर दिए गए ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। अब इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन टेरिटरी पे मटेरियल चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? पाकिस्तान इसको प्रोविंशियल स्टेटस देना चाहता है, जो कि आपका इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है, जिसे इंडिया बोलता है सो कॉल्ड गिलगिट बल्तिस्तान रीजन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान का क्लेम और उन्हें बोला है कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस एरिया को वैकेट करें। और मिस्टर श्रीवास्तव जो कि MEA के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने ये भी बोला है कि गिलगिट बल्तिस्तान जो है इंटीग्रल पार्ट है बाय द वर्च्यू ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1947 और ये कम्प्लीटली इर्रिवोकेबल है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का इसमें कोई भी लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये एरिया इलीगली एनफोर्सिबली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के द्वारा। देखिए जोग्राफ़ी जान लीजिए थोड़ी इस एरिया की। ये आपका मेन गिलगिट बल्तिस्तान वाली रीजन है, जो कि अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। ये 1947 में जब ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, उससे पहले पाकिस्तान ने कोशिश की थी जम्मू कश्मीर पे कब्जा करने की, और उस टाइम पे पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट इतना एरिया अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया था, जिसमें कि हम इस एरिया को बोलते पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड ये पूरा आता है आपका गिलगिट बल्तिस्तान रीजन में। और इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा ये गिफ्ट कर दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा चाइना को। और ये वाला जो पोर्शन है ये अक्साई चिन, ये ऑक्यूपाइड किया गया था चाइना के द्वारा इन 1962 इंडो चाइना वॉर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए टॉपिक नहीं है, बट
रिसेंटली में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बोला, कांग्रेस इग्नोर द पटेल्स कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो हम इस पोर्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, बट वी विल डिस्कस ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। और ये टॉपिक होगा हमारा किसी और वीडियो के लिए। आज के लिए बस इतना ही, और कल से हम कोशिश करेंगे कि जो द हिंदू एनालिसिस है ये बाय इवनिंग मैं अपलोड कर सकूं। और कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट इट इन कमेंट सेक्शन, और बताइए हम किन एरियाज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ गुड डे।